नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें और बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। G20 शिखर सम्मेलन में प्रमुख नेताओं से हुई बातचीत को पीएम मोदी ने बताया शानदार। भारत के साथ संबंधों की मजबूती पर हुई चर्चा। G20 के रियो घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज एनसीपी में टकराव से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली बार अजीत पवार को अपनी पहचान पर चुनाव लड़ने की अदालत ने दी थी नसीहत। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में AQI। JNU समेत दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से ऑनलाइन क्लासेस। नोएडा गाजियाबाद के स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई। और खेल की खबरों में महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत जापान की भिड़ंत। शानदार फॉर्म में चल रही है टीम इंडिया। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। ब्राजील में पीएम मोदी ने दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ संवाद कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण बताया और एक वीडियो भी साझा किया है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस संवाद को सुखद और सार्थक बताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक भलाई के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से भी प्रधानमंत्री मोदी ने रियो G20 शिखर सम्मेलन में बातचीत की। उन्होंने इस मुलाकात को बहुत ही शानदार बताते हुए मिस्र के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा कि उनकी बातचीत का मुख्य केंद्र रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर था। दोनों ने इस बात पर भी चर्चा की कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और अन्य सम्मान क्षेत्रों में सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि भारत और इटली के बीच की मित्रता वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जुटे विश्व के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट जैसे वैश्विक मुद्दों के जल्द समाधान पर भी जोर दिया है। सम्मेलन के घोषणा पत्र के अनुसार नेताओं ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। सम्मेलन में संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी वैश्विक समस्याओं का हल तलाशने पर भी जोर दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि शांति द्वारा ही सतत विकास और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताते हुए व्यापक, न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया गया। साथ ही शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए UN चार्टर को मार्गदर्शक मानने पर बल दिया गया। पश्चिम एशिया संकट पर गहरी चिंता जताते हुए गजा में मानवीय त्रासदी और लेबनान में बढ़ते टकराव का उल्लेख किया गया। साथ ही घोषणा पत्र में मानवीय सहायता प्रयासों के विस्तार और आम लोगों का जीवन बचाने की तुरंत जरूरत को भी रेखांकित किया गया। इस घोषणा पत्र में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति समर्थन दोहराया गया, जिसके तहत इजराइल और फिलिस्तीन 2 स्वतंत्र देशों की स्थापना का प्रावधान है। गजा और लेबनान में व्यापक संघर्ष विराम का भी घोषणा पत्र में समर्थन किया गया। वहीं ब्राजील के रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन हो रहा है। इस दौरान वो पल भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर आयोजित सत्र में अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी अहम बातों का जिक्र किया, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन किया। कहा कि हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आशाओं आकांक्षाओं को पंख दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले वर्ष था। पीएम मोदी ने भारत के अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा किया। कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का 55 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। अब 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। पीएम ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित रखते हुए 30 करोड़ से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया है और ऋण तक पहुंच प्रदान की गई है। पीएम ने फसल बीमा योजना का जिक्र किया। बताया कि 4 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला है। किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 40 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी गई है। किसानों को 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर का संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोर लड़कियों के लिए पोषण पर केंद्रित है। मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान है। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान करने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर, बल्कि नई प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। श्री अन्न को बढ़ावा देकर टिकाऊ कृषि, पर्यावरण की सुरक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान है। पीएम ने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने सामाजिक और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है। आकांक्षी जिलों और ब्लॉक परियोजना के साथ समावेशी विकास के लिए एक नया मॉडल बनाया गया है जो सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इस बार ब्राजील किस तरह भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। स्थापना के बाद से ये पहली बार है जब G20 समूह की अध्यक्षता 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने की है और इस साल भी करने जा रही है। यानी 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत, इस साल ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका। अब बात आती है कि आखिर कैसे ब्राजील भारत द्वारा निर्धारित किए गए एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सबसे पहला एजेंडा खाद्य सुरक्षा एवं भूखमरी उन्मूलन। भारत और ब्राजील दोनों ने G20 में अपनी एजेंडा सेटिंग भूमिका के जरिए उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को उजागर करने की कोशिश की है। G20 अध्यक्षता के तहत भारत ने वैश्विक नेताओं को कृषि अनुसंधान, उर्वरकों तक पहुंच, क्षमता निर्माण और बाजार पारदर्शिता पर सहयोग करने के लिए राजी किया ताकि कमजोर आबादी के बीच खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा एजेंडा जलवायु एवं जलवायु वित्त। जलवायु और जलवायु वित्त के मामले में ब्राजील की G20 अध्यक्षता भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी की ये तिकड़ी ग्लोबल साउथ का विकास और जलवायु वित्त पोषण की प्राथमिकताओं पर जोर देगी। तीसरा एजेंडा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। भारत और ब्राजील की G20 अध्यक्षताओं के बीच निरंतरता का एक और क्षेत्र है डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रावधान। भारत और ब्राजील दोनों ही डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में वैश्विक बाजार में अगुवा के तौर पर खुद को स्थापित करते हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों में अपने डिजिटल भुगतान और पहचान मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और चौथा एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं।
G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की बात कही थी। नई दिल्ली घोषणा पत्र को ही आगे बढ़ाते हुए ब्राजील ने भी अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थानों मसलन IMF, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर जोर देने की बात कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वैश्विक हित से संबंधित इन अहम एजेंडों को G20 के सभी देशों का साथ मिलेगा और एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में हम सभी आगे बढ़ पाएंगे। असीम मिश्रा, DD न्यूज। तो ये तो बात रही G20 शिखर सम्मेलन को लेकर। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है और आंखों में लोगों को जलन हो रही है। सर्दी और खांसी तो आम बात है। जी हाँ, देश की राजधानी का पिछले कई दिनों से यही हाल है। वायु प्रदूषण से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज सुबह की अगर हम बात करें तो AQI करीब 500 तक पहुंच चुका है। लोग अब मास्क पहनकर घरों से निकलने पर मजबूर हैं। जानकार कहते हैं कि वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के करीब होना बताता है कि हवा में विषैले कणों की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र कम या ज्यादा है और जिन्हें सांस की बीमारियां हैं। आम लोग भी अब दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का मॉर्निंग वॉक पर निकलना बंद हो चुका है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 लागू हो चुका है। साथ ही पानी का छिड़काव भी हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा असर उसका पड़ता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा। अभी दिल्ली में तो बहुत सारा पोल्यूशन दिख रहा है सभी। अभी मैं घूमने के लिए यहाँ पे आया हूँ। पहले पिछले 2 साल से आया था मैं, इतना पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अभी घूमने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे। AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो काफ़ी दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा ही सीवियर पोल्यूट हो चुका है। When my eyes were irritating and I couldn't breathe properly, then I got to know that it's a very polluted air and I couldn't differentiate between fog and polluted air. It's very suffocating kind of. तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में इसका जो असर है वो अब शिक्षण संस्थानों पर भी देखा जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में ऑनलाइन क्लासेस चलाने का अहम फैसला लिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि फिजिकल मोड में रेगुलर क्लासेस 25 नवंबर को फिर से शुरू होंगी। दिल्ली NCR में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब इन छात्रों के लिए भी ऑनलाइन क्लास आयोजित की जाएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। तो वहीं नोएडा और गाजियाबाद में प्री से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश दिया गया। नोएडा के DM की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 23 नवंबर तक सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और 23 नवंबर के बाद हालात को देखकर आगे का फैसला लिया जाएगा। लगातार बढ़ते इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप का चौथा चरण भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना इजाजत ग्रैप 4 को नहीं हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी करार दिया है और संस्थानों से पब्लिक हेल्थ के मद्देनजर निवारक उपाय करने का आग्रह किया। तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी कार्यालय को अलग अलग समय पर खोलने के आदेश दिए हैं। जी हां, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में ये आदेश 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यालय का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक है। तो वहीं दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का समय 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक का कर दिया गया है। और दिल्ली में लगातार बढ़ते इस प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। विरोध दर्ज करने के लिए आज बीजेपी के नेता मनोज तिवारी अन्य भाजपा नेताओं के साथ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 पर पहुंचे और जहां पर आम जनता को मास्क वितरित किए गए। 16 से 24 में भी वही स्थिति और खतरनाक हो गई है। पोल्यूशन इज स्टेट सब्जेक्ट और दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने मौत परोसी है। और वहीं दिल्ली NCR में बढ़ते इस वायु प्रदूषण के पीछे सबसे बड़ा कारण पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली को बताया जाता है।
जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, उन पर रोक लगाई गई है। आंकड़े हालांकि इसके बिल्कुल ठीक उलट हैं। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के मुताबिक पंजाब में सोमवार को इस सीजन की सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए। पंजाब में 18 नवंबर को 1251 जगहों पर पराली जलाई गई, तो रविवार यानी कि 17 नवंबर की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं इन आंकड़ों पर भी। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं जहां पंजाब में हर दिन पराली जलाने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें मोगा की अगर हम बात करें तो 49, फिरोजपुर में 130 मामले सामने आए हैं पराली जलाने के। इसके अलावा अगर बाकी अन्य जगहों की भी अगर हम बात करें, बठिंडा की बात करें तो 129 मामले सामने आए हैं। फाजिलका में 94 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। फरीदकोट की अगर बात करें तो 88 मामले दर्ज किए गए हैं पराली जलाने को लेकर, यानी कि हर दिन लगातार पराली जलाने के मामले पंजाब में से सामने आ रहे हैं। 17 नवंबर को पूरे प्रदेश में 404 मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए थे। और इस बीच में आतिशी को भी हमने सुना, आतिशी लगातार कह रही है कि पराली जलाने के मामले जो है पहले से कम आए हैं, लेकिन आंकड़े ठीक इसके उलट हैं। और इन सब के बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है, और इस पत्र में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। जहां आपको बता दें कि इन सबके बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र जारी किया है, और इस पत्र के जरिए सभी राज्यों को कहा गया है कि आप अपने अपने जो राज्य हैं वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राज्यों को प्रदूषण से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान तेज करने, क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया चैनलों के जरिए लक्षित संदेश प्रसारित करने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के लिए प्रहरी निगरानी प्रणाली में भागीदारी बढ़ाने को भी कहा है। वहीं मंत्रालय ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों और साथ ही प्रदूषण के संपर्क में आने वाले श्रमिकों सहित कमजोर आबादी पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फायर सेफ्टी को लेकर भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इस पत्र में राज्य स्वास्थ्य विभागों से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में आग दुर्घटनाओं की रोकथाम, तैयारी और शमन के लिए मजबूत प्रबंध करने को कहा गया। साथ ही मंत्रालय ने हॉस्पिटलों की क्षमताओं की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने को भी कहा है। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में अस्पताल में लगी आग के कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ रहे हैं। तापस, अगर देखा जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वो कह रही है कि पंजाब से मामले ज्यादा सामने नहीं आ रहे हैं, पहले के मुकाबले पराली जलाने के जो मामले हैं काफी कम हुए हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने आंकड़े देखा है कि किस तरीके से लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं पंजाब से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इनफैक्ट सुबह भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने ये बात कही थी कि बिल्कुल पराली का जो पॉल्यूशन लेवल है, पराली का जो पॉल्यूशन लेवल में हिस्सा है वो बढ़ गया है, वो करीब 35 से 40% है। और आपने जो अभी आप जो एक पूरा डिटेल बताया ग्राफिक्स के जरिए कहा पंजाब में, मैं आपको बताना चाहूंगा वहाँ पे एक जगह मुक्तसर करके पंजाब में वहाँ पे सबसे ज्यादा 247 केसेस हुए थे। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो केसेस, ये जो हम आपको आंकड़े दे रहे हैं 1251 1250 से ज्यादा, आप ये जो क्या कहते हैं, ये जो डिटेल्स हैं ये वो हैं जो पकड़े गए हैं या जो नोटिस हुए हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो सामने नहीं आए हैं, जिन पे नजर नहीं पड़ी है। और ये लगातार देखने को मिला है कि जब ये जो समय है, ये जो नवंबर का समय, यहाँ पे हर साल ये पराली जलाने की जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इस साल वो पिछले साल 2-3 साल के मुकाबले ज़्यादा बढ़े हैं। मैं अगर आपको एक डिटेल दूं, पिछले सोमवार का अगर डिटेल लेके बताऊं, 2022 में और 23 में ये जैसे आज 1250 हुआ था, पिछले साल 701 था और उससे पहले साल 630 का आंकड़ा था। तो आप समझिए ऑलमोस्ट डबल ये बढ़ चुका है। और ये जो बात बार बार की जा रही है, मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिकल स्लग फेस्ट है, लेकिन ये कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। ये बात समझनी पड़ेगी सरकार को, दिल्ली सरकार को, पंजाब सरकार को, कि एक साथ मिलकर ये दोनों, चूंकि आप सरकार है, आप गवर्नमेंट की है, तो दोनों ये
आप पहले दिल्ली सरकार ये कहती थी कि पंजाब से होता है, लेकिन अब तो दोनों जगह पे उनकी सरकार है, तो उन दोनों को एक साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी कि क्यों ये इस साल पिछले 2 साल के मुकाबले ये जो केसेस है इनमें इतनी दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में सरकार थोड़ा सा एक लेट रिएक्शन पे उतरी है। ग्रैब किया गया था परसों, आपको याद होगा परसों ऑर्डर आया था, कल सुबह 8 बजे से ये एक इफेक्ट में आया और कल रात को सरकार ये डिसीजन लेती है कि 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों का भी ऑनलाइन क्लासेस किया जाए। और आप सोचिए कि कॉलेजेस का भी जो नोटिस आया वो रात को आया, तो आप सोचिए कि इनको ये तो पहले ही डिसीजन लेना चाहिए, ये तो दिमाग पहले लगाना पड़ेगा कि क्या 10वीं 12वीं के बच्चे क्या अलग हैं, क्या उनको ये जो पोल्यूशन है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्या ये कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये जो डिसीजन है ये बहुत पहले लेने पड़ेंगे, लेने चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ ये ग्राफ 4 में ये मेंशन किया गया है कि ऑफिस टाइमिंग स्टैगर्ड होने के साथ साथ आप 50% वर्क फ्रॉम होम की भी आप कोशिश कीजिए। तो रास्ते में अगर व्हीकलर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भी है, अगर व्हीकल्स रास्ते में कम होंगे तो पोल्यूशन अपने आप कम होगा। पराली अगर आप कम जलाएंगे, अगर आप सख्ती से उस पर कार्रवाई करेंगे तो पराली कम जलाई जाएगी। तो ये तो मैन मेड है। आप बार बार मैं कहता हूं मैन मेड जो आप चलिए ठीक है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, हवा उतनी तेज नहीं है इस वक्त, ये फॉगी कंडीशन है, इसमें ज्यादा ये पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है, ये समझ में आता है। जो मैन मेड है वो कैसे समझ में आएगा, वो उस पर क्यों नहीं डिसीजन लिया जाता, कोई काम किया था, वो बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा नहीं कि इस साल हो रहा है, ये दर साल हम देख पा रहे हैं। पिछले 7-8 साल से जब मैं एटलीस्ट इस पे इतना काम कर रहा हूं, मैंने 7-8 साल से लगातार ये देखा है कि हर साल होती है, हर साल बात की जाती है, हर साल वादे किए जाते हैं और वो वादे जो है वो ढरे के ढरे रह जाते हैं। लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिर इस प्रदूषण से राहत कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। दिल्ली वासी जो हैं वो एक स्वच्छ वातावरण में सांस ले पाएंगे या फेफड़े खराब करने पर मजबूर? देखिए मेट्रोलॉजिकल कंडीशन की बात करें, मैंने मेट्रो डिपार्टमेंट में बात भी की थी, इस हफ्ते तो बहुत ही कम चांसेस है कि कोई किसी को कोई फ़ायदा हो। अगले हफ्ते का वो तब डिसीजन लिया देखा जाएगा वो पूरा का पूरा। लेकिन इस हफ्ते तो मेट्रोलॉजिकल मेट के डिपार्टमेंट कह रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ट्रक्स वगैरह को सब भी रोक दिया जाए, अगर ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए, शायद ऑड इवन के बारे में भी दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा। बहुत सख्ती से 50% वर्क फोर्स को लागू करना पड़ेगा। ये सब नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जल्द से जल्द कुछ उपाय हो पाएगा। ग्राफ 4 लागू हो चुका है और मैं बार बार कह रहा हूं कि सबको एक साथ काम करना पड़ेगा, सबको सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये ऑफिस जाने का जो है, जैसे बहुत से जिनको इमरजेंसी सर्विसेज है उनको छोड़ दिया जाए, तो वर्क फ्रॉम होम की जो चीज़ें हैं उस पर सच में काम करना पड़ेगा। ये और बार बार कहा जा रहा है कि ये पराली जो केसेस बढ़ रहे हैं पंजाब में, उस पर सख्ती से काम लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जैसे कहा पोल्यूशन जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को इस पे ज्यादा तवज्जो लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मदद कर सकता है, उनको इन्फॉर्म दे सकता है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है वो किस तरीके से अपने जो लोग हैं उनको किस तरीके से वो सहूलियत दे सकते हैं। क्या हम गैस चैम्बर में रहने पर मजबूर हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह से बाहर हूँ, मुझे गले में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, और ऐसे मेरे साथ बहुत से लोग हैं जिनको रोज काम करना पड़ता है सुबह बाहर आके। देखिए, उन लोगों का आप सोचिए। जी, सवाल कई सारे हैं, लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी सभी राज्यों को पत्र जारी कर दिया गया है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम चीजों का जिक्र उसमें किया गया। और जैसे आपने बताया कि वर्क फ्रॉम होम हम सभी के लिए भारत में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान हम सभी उसी दौर से गुजरे हैं। वर्क फ्रॉम होम अधिकतर लोगों ने किया है, तो वर्क फ्रॉम होम लागू करने में कोई परेशानी और मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये तो बात रही हवा की बात, अगर पानी की करें, यमुना की अगर हम बात करें तो वो भी साफ नहीं है। दिवाली जा चुकी है, छठ पूजा का जो त्योहार है वो भी जा चुका है, पर अभी तक यमुना के अंदर जो है वो सफेद रंग का झाग अभी भी दिख रहा है। देखिए, ये तो दोहरी मार है दिल्ली वालों को, खास तौर से जो लोग सेंट्रल दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और साउथ ईस्ट दिल्ली में। आप सोचिए उनके लिए क्या, इनके लिए जो ग्राउंड वाटर है वो दूषित हो चुका है, जो यमुना का पानी है वो पानी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यमुना में जो बराज के आखिरी बराज के बाद जो है वो पानी नहीं है, वो बेसिकली जो बाकी सिंचाई का एक्सक्रीशन वाटर जो होता है, जो हमारे यहाँ से वॉशरूम से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, वो पानी भर चुका है, वो एक्चुअली पानी है। पानी
जो पानी होता है यमुना का वो वहाँ तक ही सिर्फ सीमित कर दिया गया है। तो वहाँ पे जो पानी दूषित है वो बैक्टीरिया उसमें इतने ज़्यादा है, उसमें इतने ज़्यादा केमिकल है, पॉल्यूटिंग यूनिट है। तो आप समझिए कि इस पे भी मतलब बार बार बात की जा रही है कि यमुना को साफ करने की बात की जाती है, करोड़ों करोड़ों रुपए उस पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसका जो नतीजा है वो हर साल के बाद वो देखने को मिलता है जीरो। तो ये जो जीरो शून्य जो है वो इसमें आप देखिए कि किस तरीके से शून्य करोड़ों में पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसका काम जो है ऑन ग्राउंड यमुना में नहीं दिख रहा। और ये जितने भी जगह मैं बता रहा हूँ आपके ईस्ट दिल्ली के बात करें, सेंट्रल दिल्ली, इनके लोगों के लिए तो और दिक्कत है, क्योंकि पानी जो है वो आपको जो ग्राउंड वाटर बहुत सी जगह से लोग लेते हैं, वो ग्राउंड वाटर अंदर तक इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, उसमें इतना टॉक्सिक मिल चुका है, इतना केमिकल इतना मिल चुका है कि जो लोग वो लेते हैं वो सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए नहीं, जो अगली पीढ़ी है उसको भी वो बीमार बिल्कुल कहीं ना कहीं सिर्फ इस जनरेशन नहीं बल्कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जी बिल्कुल, वायु प्रदूषण, पानी प्रदूषण, ये सारी चीजें एक साथ लोगों को दिल्ली वासी अब दिल्ली में शायद रहना दूभर हो चुका है। बिल्कुल सही बात है, देश की राजधानी हम दिल्ली को कहते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते हुए दिल्ली में नजर आ रहे हैं और दिल्ली वासियों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। फिलहाल तापस बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वाकई सवाल लगातार यही है कि ये जो दोहरी मार है, एक तरफ पानी का प्रदूषण और दूसरी तरफ हवा में प्रदूषण, इससे राहत दिल्ली वासियों को कब मिलेगी, ये सवाल लगातार बरकरार है। लेकिन फिलहाल न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, खबरें और भी है, जल्द हाजिर होते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार, सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। जी हां, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कि कल एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें उनके सर पर चोटें भी आई हैं। ये घटना तब हुई जब नागपुर के काटोल विधानसभा क्षेत्र के नरखेड़ से चुनावी सभा समाप्त करके अनिल देशमुख काटोल सिटी की तरफ आ रहे थे। तभी जलालखेड़ा रोड पर किसी ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। अनिल देशमुख के सर पर चोटें आई हैं। उन्हें एलेक्सिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी फिलहाल स्थिर है। पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। नागपुर पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच एनसीपी के दो धड़ों के बीच चल रहे टकराव से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजीत पवार से कहा कि वो शरद पवार के वीडियो या तस्वीरों का इस्तेमाल ना करें। शरद पवार अपने भतीजे अजीत को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्हें इसमें तो कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि अजीत अपनी पार्टी के नेताओं को शरद की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोकें। तो महाराष्ट्र में कल विधानसभा चुनाव है और राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक साथ होने वाले इस मतदान के लिए चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। महायुति गठबंधन में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार शामिल है।
राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एक और जहां भाजपा की ओर से पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के राज्य भर में प्रचार की कमान संभाली। इसके साथ ही राज्य के स्थानीय पार्टियों के दिग्गज नेता शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात करें तो बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं शिवसेना 81 सीटों पर और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस के 101 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। शिवसेना यूबीटी ने 95 और एनसीपी एसपी ने 86 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े किए हैं। वहीं अन्य पार्टी जैसे बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम भी इस बार चुनावी मैदान में है, जहां बीएसपी ने 237 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और एआईएमआईएम ने 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके साथ ही चुनावी मुद्दों की अगर बात की जाए तो महायुति अपनी लोकप्रिय योजनाएं जैसे माझी बहन माझी लड़की के माध्यम से महिलाओं को सहायता देकर सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी ने सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को इस बार उठाया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो महाराष्ट्र में कल मतदान होना है। तो मुख्य मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं महायुति और महाविकास अघाड़ी में देखने को मिल रहा है और कल मतदान होगा। हालांकि देखना होगा कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जनता का जनादेश क्या होता है। ये तो बात रही महाराष्ट्र की। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल 11 जिलों की 38 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए सोमवार शाम को प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है। सभी दल आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने के बाद पूरी ताकत से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 28 सीटों पर एनडीए और एनडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 10 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, सीता सोरेन, सुदेश महतो जैसे बड़े नाम हैं। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से भी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। दूसरे चरण में यानी कि कल 14,218 बूथ बने हैं, जिनमें कई विशेष बूथ महिलाओं के लिए भी बनाए गए हैं। 20 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता शिशिर शैलार इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही गिरिडीह से अजीत द्विवेदी और राजेश राज जुड़ रहे हैं हमारे साथ देवघर से। सबसे पहले शिशिर, आपके पास में आना चाहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी में आमने सामने और कहीं ना कहीं दो प्रमुख गठबंधन है ये जो इस बार चुनावी मैदान में है। हालांकि बीएसपी और एआईएमआईएम भी अपनी किस्मत आजमा रही है। वहां पे क्या कुछ चुनावी मुद्दे सबसे ज्यादा इस बार नजर आए हैं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा? चुनाव की अगर बात करें तो शुरुआत अगर लोकसभा से करें, क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव हुए थे, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो है संविधान सुरक्षा का, संविधान बचाव का नारा जो है दिया गया था। हालांकि इसके बाद हमने देखा किस प्रकार से जो है वोटों का जो एक विभाजन भी महाराष्ट्र में होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको लेकर इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी और खासतौर पर महायुति जो है काफ़ी सजग थी और इसीलिए फिर चाहे वो विकास के मुद्दे वो सामने लेके आई और साथ में हमने देखा कि एक है तो सेफ है का नारा जो है महायुति के द्वारा लगाया गया। हालांकि अब देखना होगा कि जनता के बीच में ये नारा कितना पॉपुलर होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि जितने भी स्टार प्रचारक थे बीजेपी के, तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, एक सब लंबी फहरिस्त थी जिनके जरिए जो है महाराष्ट्र में एक लंबा प्रचार चला और ये नारा जो है उसको फिर से एक बार उठाया गया कि एक है तो सेफ है। हालांकि इसकी काट अब तक जो अगर देखा जाए तो कांग्रेस ढूंढ नहीं पाया और इसी नारे के इर्द गिर्द जो है पूरी राजनीति इस बार खासतौर पर विधानसभा की हमें देखने को मिल रही है। चुनाव के मुद्दे जरूर है, हालांकि सभी पार्टियों ने जो अपना घोषणा पत्र है वो भी जारी किया है और अमूमन जो वायदे अगर घोषणा पत्र के देखें तो एक जैसे है।
जाहिर सी बात है इसमें कुछ अगर रियायतों की बात करें तो कुछ कम ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन जहाँ तक बात करें इस वक्त महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना जो है वो शुरू है। राज्य सरकार ने, मौजूदा सरकार ने वो शुरू की थी। घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि योजना जारी रहेगी। वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसी योजना का नाम बदल कर महालक्ष्मी योजना जो है वो रखा गया है, और उसमें अगर जो राशि उन्होंने आवंटित की है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में अमूमन जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के वादे है वो चाहे फिर महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, दोनों में जो है समसमान दिखाई दे रहा है। मुद्दों की राजनीति से मैंने पहले कहा कि महाराष्ट्र में और एक प्रमुख मुद्दा रहा है, वो है कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस काफ़ी मुखर है। कांग्रेस ने कहा कि हम जाति जनगणना करेंगे अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है। इस पर बीजेपी का स्टैंड कुछ अलग है। बीजेपी ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस जाति जनगणना चाहती है वो कहीं ना कहीं खाई बढ़ाना चाहती है हर एक समाज में, और इसीलिए जाति जनगणना का एक विरोध जो है बीजेपी की तरफ से किया गया था। तो ये सभी मुद्दे जो है इस पूरे विधानसभा चुनाव के सेंट्रल एजेंडा पे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये प्रमुख मुद्दे जो उठाए गए हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा वो कितने सफल होते हैं जब मतदाता चुनाव करने के लिए जो है वोटिंग बूथ पर जाते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं 288 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र में, उनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी और जनता का जनादेश हम देखेंगे। 23 तारीख को आपके पास वापस आऊंगी। अजीत द्विवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं, झारखंड के गिरिडीह में मौजूद है। अजीत, अगर देखा जाए तो झारखंड में कई सारी सीटें संवेदनशील इलाकों में भी आती हैं और 38 सीटों पर कल मतदान होना है, जिनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। कौन कौन सी अहम सीट जिन पर सभी की रहेगी नजर? बिल्कुल तरीका देखिए, अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में झारखंड में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और इसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल चेहरे जो हैं इस समय आमने सामने होंगे। अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो खुद मैदान में है। अगर हम बात करें उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो खुद गांडे से मैदान में है। बरहेट से हेमंत सोरेन जो है वो मैदान में है। नेता अगर हम बात करें तो जो बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो है वो मैदान में है। इसके अलावा हम बात करें तो सीता सोरेन जो है वो भी है, साथ ही जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर वो मैदान में है। उनके साथ जो जयराम महतो जो कि JLKM पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस समय वो कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है उनकी पार्टी ने बनाया हुआ है, वो खुद यहाँ से डुमरी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में है। इसके अलावा देखिए कई और अन्य दल हैं, करीब 65 से ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ पर जो कि करोड़पति हैं, ये आंकड़ा निकल के सामने आया। तो देखिए 38 में से अगर बात करें दूसरे फेज में तो करीब 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जयराम महतो की जो पार्टी है जो कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है त्रिकोणी बना रही है। इसके अलावा बात करें आजसू के जो नेता है वो खुद मैदान में है। तो इस तरीके से देखिए अगर बात करें तो इंडी अलायंस और एनडीए अलायंस के अलावा जो है झारखंड में तीसरे लेवल की पार्टियां हैं, जो स्वतंत्र पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, वो भी कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देने की पोजीशन में है। हाई प्रोफाइल चेहरे हैं इस बार यहाँ पर और सबकी नज़र जो है इसी पर रहेगी कि ये जो चेहरे होंगे वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं, किस तरीके से वोटर को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से अपनी सीट तो बचाते हैं लेकिन उनका और प्रभाव क्या रहता है, क्योंकि उनका पूरा राजनीतिक जीवन जो है पूरा दांव पे लगा है, साख जो है दांव पे लगी हुई है। हम इस समय गिरिडीह में है, गिरिडीह जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है यहाँ पर, और 6 विधानसभा सीटें जो है गिरिडीह में आती है, जिसमें कि धनवार जो सीट है जहाँ पर कि बाबूलाल मरांडी मैदान में है, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बात करें तो कल्पना सोरेन जो कि गांडे से मैदान में है और वो अभी कुछ समय पहले ही जो है उपचुनाव जीतकर यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट को हराकर यहाँ पर वो जीतकर आई थी और दोबारा फिर से JMM की तरफ से वो एक बार फिर से मैदान में है। तो ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं गिरिडीह में ही 2 से 3 जो है VIP सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं। हालांकि पूरे जब झारखंड की बात करें तो ये जो फेज़ है ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसमें कई बड़े चेहरे आपको दिखाई देंगे, चाहे हम बात करें सत्ता पक्ष की, चाहे विपक्ष की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, चाहे इंडिया अलायंस की बात करें, दोनों ही तरफ दिखाई देंगे। साथ ही निर्दलीय जो है कुछ चेहरे हैं वो भी यहाँ पर प्रबल दावा कर रहे हैं। साथ ही अगर हम तीसरे मोर्चे की बात करें या हम बात करें कि जो तीसरी पार्टी है जिसमें कि JLKM जो सबसे प्रमुख है जयराम महतो की, वो बहुत कई जगहों पर मजबूत पोजीशन में है और वो जो है कहीं ना कहीं अगर सीटें कम ज़्यादा होती है तो सत्ता की चाबी जो है उनके पास हो सकती है। लेकिन दूसरा चरण जो है विधानसभा चुनाव का वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके लिए तमाम तैयारियां जो है इलेक्शन कमीशन ने कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां जो हैं वो प्रस्थान करना शुरू कर दी हैं। इस समय हम गिरिडीह के झंडा मैदान में आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टियां हैं
वो उनका जो है जाना शुरू हो गया है। और पूरी गिरिडीह जो है नक्सल प्रभावित है, तो यहाँ पर जो है करीब 100 से ज़्यादा जो है यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियाँ यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। यहाँ पर जो लोकल पुलिस के अलावा जो है अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। और कोशिश है कि जो झारखंड का जो गिरिडीह जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, हालांकि 4-5 साल से कोई भी बड़ी नक्सली घटना यहाँ पर नहीं देखने को मिली है, वहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान हो सके इसकी तमाम तैयारियां की गई है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हैं। वहाँ पर एक दिन पहले ही जो है पोलिंग पार्टियां जो है वो यहाँ से जी भेजी जा चुकी है। बिल्कुल, पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो रही है, हमने तस्वीरों के जरिए घंटों का इंतजार है। उसके बाद जो है लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देना शुरू करेंगे। जी कृतिका। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी है और पोलिंग पार्टियां रवाना भी हो रही हैं इस वक्त अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए। आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त देवघर से राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हैं जो काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और राजेश, अगर हम देखें तो कई सारे चुनावी वादे तो इस चुनावी सफर में हमने देखे ही, हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने तमाम चुनावी वादे किए हैं, लेकिन साथ ही नारों का भी इस बार काफी जोर हमें देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो नारा दिया गया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे का, इसका महाराष्ट्र में भी इसका असर दिखा हमें, और झारखंड में किस तरीके का नजारा इस नारे को लेकर देखने को मिला है। इसके साथ ही झारखंड में और कौन कौन से ऐसे नारे रहे हैं लोगों की जबान पर? देखिए, एक तरफ जल जंगल जमीन की बात करने वाली हेमंत सोरेन की सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा उनकी पार्टी है, वो हमेशा से जल जंगल जमीन की बात करती रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नया स्लोगन दिया है, रोटी बेटी और माटी का, और आदिवासी अस्मिता की बात जो है उसको जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की कोशिश की है। जल जंगल जमीन की बात करने वाली पार्टी, जो कभी शिबू सोरेन के नेतृत्व वाली पार्टी थी, वो कहीं ना कहीं जमीन पर बैठकर दिशम गुरु शिबू सोरेन जंगलों में जमीन पर बैठकर रणनीतियां बनाया करते थे। आज उसका चेहरा इतना बदल चुका है कि आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो झारखंड में सरकार चल रही है, वो अब हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने लगे हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा सभाएं हेमंत सोरेन ने की हैं और 100 से ज़्यादा सभाएं कल्पना सोरेन ने की हैं। इस चुनाव का नतीजा क्या निकलेगा कृतिका, ये कहना बहुत आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड में कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से स्वयं को ग्रूम किया है, वो कहीं ना कहीं झारखंड में भविष्य की राजनीति की एक धुरी उभर कर सामने आ सकती है। और शायद यही वजह है कि जल जंगल जमीन से बाहर निकलकर अब हाईटेक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने भी यहाँ पर जमकर प्रचार किया। भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है उसको बीजेपी ने एक इशू बनाने की कोशिश की। हालांकि संथाल परगना के जो संपूर्ण इलाके हैं, इस संथाल परगना के इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है वो प्रमुखता से बीजेपी ने उठाया। आदिवासी समाज के बीच जब हम गए तो आदिवासी समाज के बीच भी इस मुद्दे की गूंज साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। हालांकि आदिवासी समुदाय के जो लोग थे वो दबी जुबान से अपनी बातें रख रहे थे, क्योंकि आज भी आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा तबका कृतिका है जो पढ़ाई लिखाई से दूर है, समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है, लिहाजा उनके अंदर समझ अभी विकसित उतनी नहीं हुई है। इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि ये तमाम जो प्रमुख मुद्दे हैं ये प्रमुखता से झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सुनाई पड़ते रहे और इसकी गूंज कहीं न कहीं मतगणना के दिन तक भी सुनाई पड़ सकती है। चलिए, बिल्कुल देखना होगा कि कौन से नारे की गूंज कहां तक जाएगी। जो चुनावी वादे किए गए राजनीतिक दलों की तरफ से और जो मेहनत की है, किसकी मेहनत कितना रंग लाएगी महाराष्ट्र और झारखंड में, ये तो आने वाली 23 तारीख को ही साफ हो पाएगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम सभी के साथ साझा करने के लिए। तो खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे तमाम खबरों का, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में है।
दरअसल गिरद्वाड़ा में एक रैली के दौरान महिलाओं के बारे में दिया गया विवादित बयान सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद राज्य महिला आयोग ने चन्नी को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। महिला आयोग ने चरणजीत सिंह चन्नी को इस मामले में आज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। पंजाब राज्य महिला आयोग ने पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम 2001 की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है। तो वही विपक्ष भी अब इस मामले में हमलावर है। विपक्ष ने चन्नी की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 70 वर्ष के ऊपर के वृद्धजनों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की बात कही गई थी और अब इसका लाभ भी वृद्धजनों को मिलने लगा है। दरअसल आजमगढ़ जनपद के 75 वर्षीय हरदेव यादव जो पिछले कई सालों से हृदय रोग से ग्रसित थे और निर्धनता के कारण उनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद उन्होंने अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया और दीपावली के बाद तुरंत अपने हार्ट का सफल ऑपरेशन करवाकर पुनः अपने कार्य में लग गए हैं। स्वस्थ होने के साथ ही उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया है। वहीं आजमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए वृद्धजनों में सक्रियता देखी जा रही है। बहुत से लोग इस योजना से लाभान्वित होने पर भारत सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। इलाज हुआ है, मैं 5-6 दिन हो गया है, मैं अब आराम से हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का धन्यवाद दे रहा हूँ। हम लोगों से सुना कि वहाँ 75 साल की उम्र वालों के आयुष्मान कार्ड बन रहा है, इसलिए सरकार जो 5 लाख का दवा फ्री देती है उसी के लिए सुना कि आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, हमें कभी भी जरूरत पड़ी तो 5 लाख की दवा हमको फ्री मिलेगी। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए अन्य तमाम खबरों का भी रुख करते हैं, जहां GSAT-N2 के सफल प्रक्षेपण पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर कर इसरो और स्पेसएक्स को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो और स्पेसएक्स के बीच सहयोग का उद्देश्य इस 14 साल की अवधि तक का मिशन बनाने के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा समेत फ्लाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी का 55वां संस्करण कल से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाला है और इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इफ्फी 2024 में होने वाले कार्यक्रमों की सूची का भी अनावरण किया है। साथ ही इफ्फी मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसे गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा की उपाध्यक्ष डेलिला लोबो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव और NFDC के प्रबंध निदेशक प्रफुल्ल कुमार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव वृंदा देसाई और PIB के महानिदेशक स्मिता वत्स शर्मा ने संबोधित किया। इस साल की नई पहल के बारे में बताते हुए प्रमोद सावंत ने कहा कि इफ्फी परेड के मार्ग पर स्काई लैंटर्न प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। 22 नवंबर को ESG कार्यालय स्थल से कला अकादमी तक इफ्फी परेड का आयोजन किया जाएगा। इस बार फिल्म महोत्सव के दौरान 81 देशों की 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव स्थलों तक आवागमन को सुगम बनाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा की व्यवस्था भी की जाएगी। इस बार गोवा की फिल्मों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें स्थानीय प्रतिभा और संस्कृति को दर्शाने वाली 14 फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इसके साथ ही फिल्म बाजार में एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म मंडप भी बनाया जाएगा। इस बार के फिल्म महोत्सव में फिल्म उद्योग की जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। वहीं भारतीय सेना गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 की मेजबानी कर रही है। इस अभ्यास में 9 मित्र विदेशी देशों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। ये संयुक्त विमोचन अभ्यास भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त मानवीय और आपदा रहित अभ्यास है। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देशों में श्रीलंका, वियतनाम, UAE, थाईलैंड, सऊदी अरब, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव और मलेशिया इसमें शामिल हैं।
वहीं भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर हाइपरसोनिक मिसाइल और पिनाका हथियार प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। हाइपरसोनिक मिसाइल और पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण के साथ ही भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसी के साथ भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित इस मिसाइल ने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक मिसाइलों से काफी तेज होती हैं। हिंदुस्तान अब अमेरिका, रशिया और चाइना की लीग में जाके खड़ा हो गया है। ये 4 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिन्होंने इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया है। तो ये भी एक आत्मनिर्भरता के लाइन में बढ़ता हुआ अगला कदम है। इससे हमारी जो सीमा की सुरक्षा है वो बढ़ेगी और साथ में जो दुश्मन देश हैं उनके लिए चिंता का विषय बनेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण से पहले पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। पिनाका हथियार प्रणाली को शामिल करने से सशस्त्र बलों की तोपखाने की मारक क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। इस तरीके का जब लॉन्ग रेंज रॉकेट से किसी भी दुश्मन के टारगेट पे फायर होता है तो कितनी वहां भयावह स्थिति हो सकती है, ये देखने वाली बात है। और ये पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, तो इससे भारतीय सेना के तोपखाने की और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक बढ़त हासिल की है। पहले के समय में भारत रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। रक्षा उत्पादन का 21% हिस्सा निजी क्षेत्र से आता है, जो आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा को बल देता है। मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, हल्के लड़ाकू विमान, तेजस और हाल ही में कमीशन किए गए INS विक्रांत जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, जो भारत के रक्षा क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में आगे बढ़ेंगे, जहां वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान शहरी बेरोजगारी दर घटी है। आपको बता दें कि जो एक अच्छा संकेत है। सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.4% पर आ गई है। बढ़ती हुई श्रम बल भागीदारी दर दिखाती है कि देश में रोजगार बढ़ रहा है। जी हाँ, मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर अवधि में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 50.4% हो गई है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में ये आंकड़ा 49.3% था। श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण को दिखाता है। देश में पुरुष श्रम बल भागीदारी दर में बढ़त दर्ज की गई। जुलाई सितंबर 2024 में ये 75% रही। तो वहीं महिलाओं की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी जुलाई सितंबर 2024 में 25.5% रही। तो वहीं वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में बेरोजगारी दर घटी है। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर घटकर 6.4% है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और अगले कुछ वर्षों में 25 से 30% CAGR के साथ 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी। इसमें 30 लाख प्रत्यक्ष और 90 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां होंगी। टीम लीज की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। साथ ही वित्त वर्ष 2023 में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन $101 अरब रहा था। इसमें मोबाइल फोन का 43%, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का 12%, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का 12% और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स का 8% योगदान है। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी पर पहली बार गृह मंत्रालय ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्टॉल लगाया है। यहां साइबर फ्रॉड से बचने में साइबर दोस्त मदद करेगा। जी हां, कैसे बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। आपको दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट।
क्या आप सच में साइबर अपराध से सुरक्षित हैं? क्योंकि आए दिन काफ़ी संख्या में लोगों के साथ साइबर ठगी होती है और ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक स्टॉल लगाया गया है साइबर अपराध का। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशांत कुमार जी, निदेशक हैं। ये स्टॉल जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत हमारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, जिसको हम I4C के नाम से जानते हैं। ये भारत में जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं उनका एक नोडल एजेंसी है जो कोऑर्डिनेट डिफरेंट एजेंसीज में और स्टेट पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती है उनके बीच समन्वय स्थापित करके और साइबर अपराधों के नियंत्रण, उनके इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और सबसे बड़ी बात है प्रिवेंशन, यानी इनकी रोकथाम की दिशा में कार्य करती है। चूँकि प्रिवेंशन जो है वो आपको पता है सतर्कता ही सुरक्षा की पहली पंक्ति है, तो हम चाहते हैं कि जो भी देश के नागरिक हैं वो पहले से उनको पता रहे कि साइबर अपराध से किस प्रकार बचा जा सकता है और अगर आप गलती से दुर्भाग्य से अपराध के शिकार हो गए तो आपको क्या करना है। तो हमारा 1930 जो एक टोल फ्री जो भारत सरकार का नंबर है गृह मंत्रालय का, जिस पर आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, या हमारा पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर जाकर आप साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल जिसका नाम है साइबर दोस्त, वहाँ हम जो ये डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी क्रिमिनल्स के दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, नए नए तरीके से अपराध होते रहते हैं, उनके बारे में सूचना डालते हैं। तो अगर लोग फॉलो कर रहे हैं इस हमारे सोशल मीडिया हैंडल को तो उनको पहले से पता रहेगा कि ये अपराध जो कॉल आ रहा है ये फेक है या रियल है, या फिर कोई अगर ऐसा कॉल आया तो उसकी रिपोर्ट कैसे करनी है। ये सेल्फी स्टैंड बनाया है जी, काफ़ी लोग इस कटआउट को देख करके यहाँ आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, फोटो ले रहे हैं और साइबर दोस्त को फॉलो भी कर रहे हैं। अच्छा प्रयास कह सकते हैं गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। आप भी अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो ये साइबर दोस्त देखना ना भूलें। यहाँ पर आपको साइबर अपराध से जुड़ी तमाम बातें जानकारी मिल जाएंगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो बिल्कुल ट्रेड फेयर का आयोजन जो है वो शुरू हो चुका है और आज से आम जनता के लिए खोल भी दिया गया है। 27 तारीख तक ये ट्रेड फेयर का आयोजन रहेगा। तो आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप भी इस ट्रेड फेयर में ज़रूर जाएं अपने परिवार के साथ और साइबर क्राइम से जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल सकेगी। इसी के साथ फिलहाल न्यूज़@10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।